हेलो बच्चों, नमस्कार, वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी। टुडेस टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएनए रेप्लिकेशन। सी डीएनए रेप्लिकेशन फ्रॉम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स यूनिट का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में मैं सारे एंजाइम्स के बारे में, मशीनरी, प्रोसेस, लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ईच एंड एवरी टॉपिक डिटेल में होगा। बहुत सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी पॉइंट्स आपको आज मिलेंगे, तो निकालिए अपना नोट्स, निकालिए नोट्स बनाते जाइए। चलिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट हु प्रपोज्ड डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, that is Watson and Crick in 1953. So when जब Watson and Crick डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किए थे, दे प्रपोज्ड अ स्कीम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन आल्सो। दे सेड दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज फॉलोइंग सेमी कंजर्वेटिव मोड। डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है? सेमी कंजर्वेटिव मोड। सेमी कंजर्वेटिव मोड का मतलब क्या होगा? देखिए, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब, सी दिस इज योर स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड, पेरेंटल स्ट्रैंड। डीएनए में दो स्ट्रैंड्स है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द टू स्ट्रैंड्स गेट सेपरेट। देखिए, ये जो रेड मार्कर से बनाया, ये पेरेंटल स्ट्रैंड्स है। द टू स्ट्रैंड्स गेट सेपरेट, उसके ऊपर नया स्ट्रैंड बन रहा है, यहां पे नया स्ट्रैंड बन रहा है जो व्हाइट मार्कर से। सो द पॉइंट हियर इज एट एनी टाइम इन अ गिवन डीएनए 50% विल बी ओल्डर स्ट्रैंड, ये ओल्ड स्ट्रैंड है, राइट, एंड 50% विल बी न्यू स्ट्रैंड्स। ये देखिए आपका न्यू स्ट्रैंड होगा। सो दिस इज न्यू स्ट्रैंड। सो दिस इज व्हाट? सेमी कंजर्वेटिव मोड। आया समझ में? सेमी कंजर्वेटिव मोड का मतलब क्या होगा? ये जो दो डीएनए स्ट्रैंड से पेरेंट स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, उसके ऊपर नए स्ट्रैंड्स आ जाएंगे। मतलब एक डीएनए में हमेशा आपको एक ओल्ड स्ट्रैंड होगा और एक न्यू स्ट्रैंड होगा। दैट्स व्हाट सेमी 50-50 हो गया। बट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कम्स फ्रॉम मेजल्सन-स्टाल एक्सपेरिमेंट। So that is in 1958. तो they experimentally proved DNA yes सेमी कंजर्वेटिव मोड से ही होता है। मतलब एक ओल्ड स्ट्रैंड होगा, एक नया स्ट्रैंड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? सर, रेप्लिकेशन का मतलब होगा कॉपिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डीएनए इनटू अनदर डीएनए स्ट्रैंड, वन डीएनए टू अनदर डीएनए स्ट्रैंड। दैट इज व्हाट रेप्लिकेशन। रेप्लिका, कॉपी कर रहे हो आप जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से डीएनए में। इस रेप्लिकेशन प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी। आप देखिए, ये आपका पेरेंट स्ट्रैंड है, दिस इज डीएनए स्ट्रैंड। कंसिडर दिस इज डीएनए। पी लिख देता हूं। पी का मतलब क्या हो जाता है? पेरेंट स्ट्रैंड। इसके ऊपर देखिए डॉटर स्ट्रैंड या नया स्ट्रैंड बन रहा है। सो दिस इज डीएनए न्यू स्ट्रैंड। तो मतलब क्या बन रहा है? डीएनए ही बन रहा है ना। तो डीएनए तो पॉलीमर है। तो जो एंजाइम होगा, सपोज ऐसा कुछ लिखा मैं, ये एंजाइम समझो। So the enzyme responsible for making new DNA, that is replicase. Replication purpose कौन सा एंजाइम चाहिए हमें? चीफ एंजाइम जो होता है रेप्लिकेज एंजाइम। एग्जैक्टली इसे आप बोलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मैं एक्सप्लेन करता हूं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देखिए, डीएनए पेरेंट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उसके ऊपर और एक नया डीएनए पॉलीमर बन रहा है। मतलब पॉलीमर इन द सेंस न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते जाएगा, उसी एंजाइम का नाम डीएनए पॉलीमरेज। सो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आया समझ में? आप देखिए, डीएनए पॉलीमरेज के टाइप्स है लाइक 1, 2, 3। तो प्रोकैरियोट में 3 टाइप्स होते हैं। प्रोकैरियोट के केस में 3 टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस है। लेकिन इस तीनों में देखिए, फर्स्ट एंड सेकंड जो होते हैं वो प्रोसेसिव एंजाइम्स या रिपेयर पर्पस, प्रूफ रीडिंग पर्पस काम आते हैं। बट द ट्रू रेप्लिकेज इज डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 इज नोन एज अ ट्रू रेप्लिकेज। इट इज नोन एज अ ट्रू रेप्लिकेज। एग्जैक्टली प्रोकैरियोट की बात हो रहा है। प्रोकैरियोट में क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज बोलो, डीएनए पॉलीमरेज 3 बोलो, या इवन आप बिल्डर एंजाइम बोलिए। बिल्ड कर रहा है ना, बिल्डर एंजाइम एक नया स्ट्रैंड को बिल्ड कर रहा है, तो बिल्डर एंजाइम भी बोल सकते हो। सो ये आपका चीफ एंजाइम है। डीएनए स्ट्रैंड्स जो बनाने में जो एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, और वो आपका बिल्डर एंजाइम बोलो। ट्रू रेप्लिकेज इज एग्जैक्टली डीएनए पॉलीमरेज 3। ये पॉइंट याद रखिए, ये नोट करिए, एनसीईआरटी में नहीं होगा। ट्रू रेप्लिकेज 1 एंड 2 का फंक्शन क्या बताया? प्रूफ रीडिंग पर्पस। 3 का भी प्रूफ रीडिंग फंक्शन होता है, लेकिन 1 एंड 2 अलग से प्रोसेसिंग, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इन दोनों का होगा। ये पॉइंट आप याद रखिए। अब सर, ये जब पेरेंट स्ट्रैंड के ऊपर नया स्ट्रैंड बना रहा है, सी इट इज एडिंग व्हाट? डीएनटीपीस। DNTPs, all 4 types of
न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, ये पॉलीमरेज क्या कर रहा है, नया स्ट्रैंड बनाने के लिए क्या ऐड करता है, डी एनटीपी, मतलब डी एटीपी, डी जीटीपी, डी सीटीपी, डी टीटीपी, 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा कॉम्प्लीमेंटारिटी बेस पेयरिंग पे। याद रखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंटारिटी बेस पेयरिंग पे। इसका मतलब क्या होता है, सपोज यहां एडिनिन है, यहां थाइमिन आएगा, यहां ग्वानिन है, यहां साइटोसिन लेके आएगा डीएनए पॉलीमरेज। सो दिस इज पेरेंट स्ट्रैंड, इसके ऊपर डॉटर स्ट्रैंड कैसे, मैं ही डीएनए पॉलीमरेज 3 हूं, तो क्या करूंगा मैं, एडिनिन है मैं थायमिन लाऊंगा, ग्वानिन है साइटोसिन, साइटोसिन है ग्वानिन, इन दिस वे डॉटर स्ट्रैंड बनता जाएगा। तो ये है डीएनए पॉलीमरेज का एक्टिविटी। अब आप देखिए जैसे जैसे ये डीएनटीपी को ऐड करता जा रहा है ना सर, 2000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड ऐड करेगा। सी द स्पीड, बहुत ज्यादा नहीं है, यस सर, ये देखिए हो गया 1 सेकेंड, तो 2000 न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है, इतना स्पीड है। सो इसके पास स्पीड है डीएनए पॉलीमरेज के पास, इसके पास एक्यूरेसी भी है, नॉट ओनली स्पीड बट आल्सो एक्यूरेसी। सो याद रखिए हम बात कर रहे हैं यहां पे स्पीड के साथ एक्यूरेसी। ऐसा नहीं कि इतना स्पीड जा रहा है तो कुछ मिस्टेक कर देगा, कुछ और ऐड कर देगा, एडिनिन को फिर यहां थायमिन की जगह कुछ और ऐड, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट कॉम्प्लीमेंटारिटी बेस पेयरिंग, एक्यूरेटली काम करता है, स्पीड भी है इसके पास। अब आपको मैं बताऊं प्रोकैरियोट का डीएनए लेंथ कितना है, 4.6 इंटू 10⁻6 है ना। प्रोकैरियोट डीएनए रेप्लिकेट करने में इट विल टेक 18 मिनट्स, 18 मिनट में कंप्लीट कर देगा सर। ये पॉइंट एनसीईआरटी का अंडरलाइन कर लो, इट विल टेक 18 मिनट्स टू फिनिश प्रोकैरियोटिक एंटायर डीएनए रेप्लिकेशन। एनसीईआरटी में ये लाइन दिया है, इसे कंप्लीट करो, 2000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड कंप्लीट करो, हो गया। इंट्रोडक्शन टू द मेन एंजाइम, चीफ एंजाइम समझ में आ गया, दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब मैं लोकेशन बताता हूं, डीएनए रेप्लिकेशन कहां होगा। देखिए डीएनए रेप्लिकेशन अगर हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं, बैक्टीरिया में देखिए एवरीथिंग इन द साइटोप्लाज्म, यू नो बैक्टीरिया डू नॉट हैव एनी कंपार्टमेंट, सो कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है, सब कुछ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन सब कुछ कहां होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन यदि मैं यूकैरियोट की बात करूं तो यूकैरियोट का न्यूक्लियस, यू नो यूकैरियोट के केस में तो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर आपको रेप्लिकेशन एंड अदर इवेंट्स होते हैं, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है। हो गया, लोकेशन बता दिया। अब कुछ टर्म्स समझो, देखिए फर्स्ट टर्म क्या बताया, नोट डाउन, सेमी कंजर्वेटिव मोड का मीनिंग बताया। सेकंड पॉइंट, बैक्टीरिया के केस में याद कर लो या याद रखो, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन दोनों वे में होता है। देखिए ये बैक्टीरिया का डीएनए बनाया मैंने, दिस इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसमें दोनों तरफ से आपका रेप्लिकेशन हुआ, दिस इज व्हाट बाई डायरेक्शनल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, रैंडमली कहीं पर भी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता है। सपोज ये आपका डीएनए है, ठीक है, तो एग्जैक्टली रेप्लिकेशन कहां से स्टार्ट होगा सर, वो एक जगह होता है, स्पेसिफिक साइट होता है। द स्पेसिफिक साइट, specific sequence is called as origin of replication. It is called ORI site, origin of replication. In case of prokaryote, देखिए P के लिखा मैं, P के मतलब prokaryote, क्या लिख रहा हूं, origin of replication को हम बुलाएंगे ORIC. It is called as ORIC, origin of replication. मैं बताऊं यहां पे ये जो ORIC में लगभग मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं 245 to 250 बेस पेयर्स होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है, एक रफली बताया 245 250 बेस पेयर्स होते हैं ओरीसी में। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओरीसी या ओरी साइट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है एटी रिच होगा। याद रखिए एटी रिच, समझ में आएगा आगे क्यों एटी रिच है, आगे समझ में आएगा, बताऊंगा मैं। सो फर्स्ट पॉइंट याद रख लो, प्रोकैरियोट की बात कर रहा हूं, रेप्लिकेशन कहां स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स एट स्पेसिफिक सीक्वेंस, द स्पेसिफिक सीक्वेंस इज कॉल्ड एज ओरी साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट द ओरी साइट इज कॉल्ड ओरीसी एंड अप्रोक्सीमेटली 250 बेस पेयर्स एंड इट इज 80 रिच होगा। और बैक्टीरिया का डीएनए लेंथ कंपैरेटिवली कम है, इसलिए क्या होता है यहां एक ही ओरी साइट होता है। तो प्रोकैरियोट के केस में कितने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, एक ही ओरी साइट होता है। लेकिन यूकैरियोट के केस में क्या होता है, मल्टीपल ओरीसाइट्स होते हैं। चलिए ओरीसाइट का भी स्टोरी समझ में आ गया। इतना मतलब डीएनए तो देखिए बहुत लेंथी डीएनए होता है। अब पॉलीमरेज कहां से अपना एक्टिविटी स्टार्ट करे, सो दैट इज व्हाट द साइट कॉल्ड एज ओरीसाइट, वहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ओरीसाइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, आया समझ में। चलिए आपको मैं फर्स्ट वन
आप भी ऐसे ही नंबरिंग दीजिए। रेप्लिकेस के बारे में इसका डिटेल्स दे दिया। नेक्स्ट वन, सेकंड वन कहाँ है, ओरिसाइट। ये देखिए नंबर 2, इसके बारे में बताया। बाई डायरेक्शनल याद रखिए, लोकेशन एंड ऑल याद रखिए। अब हम प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब थोड़ा इंट्रोडक्शन था, इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट वन देखिए, हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, कैसे एक्टिविटी स्टार्ट होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये सारा जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है यूजफुल होगा। नोट्स बनाइए, अच्छा नोट्स बनाइए। एंड वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप लाइक बटन दबाइए, लाइक करिए डेफिनेटली। यस सर, बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करता रहूंगा, तो आप ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन, ओपेरान, ये सारे वीडियोस आते रहेंगे। सो लाइक करिए एंड शेयर इट अमॉन्ग नीट एस्पिरेंट्स एंड बेल आइकन को क्लिक करो सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशंस ऑफ ईच एंड एवरी। एंड आप जानते हो एवरी डे 6:30 8 PM 6:30 एंड 8 PM शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूं मैं, जिसमें आपको 11th क्लास का सारा 11th क्लास के शॉर्ट ट्रिक्स भेज रहा हूं, लाइक एल्गे शॉर्ट ट्रिक, फंगस शॉर्ट ट्रिक, प्लांटे, जैसे आपका ब्रायोफाइट, सब कुछ आता रहेगा। इसलिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सर आगे फर्दर प्रोसेस के बारे में, फर्दर और कौन से एंजाइम्स होते हैं। अभी आप समझिए, ये देखिए मैं यहां कुछ बना रहा हूं, ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, ये डीएनए स्ट्रैंड है। ये सब क्या होता है यहाँ पे, अभी सी दीज आर बेस पेयर्स, ओके, दीज आर बेस पेयर्स। अब मैं एक काम करता हूँ, इस जगह को मैं बोलूँ ओरिसाइट, मतलब यहाँ से यहाँ तक ओरिसाइट बोल दिया। एंड यू नो दैट ओरिसाइट में क्या होता है सर, एटी रिच होता है, एटी रिच होता है। सर एटी रिच का सिग्निफिकेंस आ गया, मैं बताऊं। देखिए अब आपका डीएनए रेप्लिकेशन पर्पस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए कौन सा एंजाइम है फिर, सी हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम आता है, फर्स्ट पॉइंट दैट इज डीएनए हेलिकेज। याद रखिए, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपको अभी तक पॉलीमरेज बता दिया, ओरिसाइट के बारे में बात किया, अब एक एंजाइम की बात कर रहा हूं, डीएनए हेलिकेज। हेलिक्स को ब्रेक करेगा, हेलिक्स को सेपरेट करेगा। जैसे आपको यहां दिख रहा था ना, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। किसने ब्रेक किया, एक काम करता हूं, कुछ ऐसे शेप बना देता हूं, ये देखिए, हाँ ऐसा कुछ शेप बना दिया, H लिख देता हूं, तो उसने ब्रेक करते हुए आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। सो दैट इज व्हाट हेलिकेज। सर हेलिकेज के लिए ईजी होगा एटी रिच होने से, बिकॉज यू नो एटी एंड जीसी, ये दोनों में कौन सा स्टेप मतलब ज्यादा स्ट्रांग होगा, जीसी। ऑफ कोर्स 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए हेलिकेज को कौन सा इजी होगा, एटी, बिकॉज एटी को ब्रेक करना इजी होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसलिए ओरिसाइट में ये हेलिकेज आते ही पहले, अरे भाई कहाँ है तुम, एटी रिच कहाँ है, एटी रिच कहाँ है, ढूंढता रहेगा। जहां एटी रिच मिल गया वो ओरिसाइट है और वहां पे काटना शुरू करेगा। अब समझ में आया ना, एटी रिच होने का वजह क्या है, हेलिकेज का काम आसान हो जाता है, तो वो था। अब देखिए ब्रेकडाउन भी कर दिया इसने। ब्रेकडाउन करने के बाद आप ऑब्जर्व करो यहां क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन करने के बाद आप यहां पे ऑब्जर्व करो, ऐसा एक शेप आ गया ना, ये देखिए इस शेप को, अब मैं ये हटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्या हो गया, ये देखिए ऐसा खुल गया ना, हेलिक्स खुल गया। सो दिस वन अपियरिंग लाइक व्हाट, वाई शेप, इसी को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क मैं यहां बना देता हूं, रेप्लिकेशन फोर्क को। यस सर, ये देखिए ओके, ऐसा कुछ वाई शेप बन गया, इसी को रेप्लिकेशन फोर्क बोलिए। अब रेप्लिकेशन फोर्क जो बना, वाई शेप स्ट्रक्चर जो बना, यहां हेलिकेज बना देते हैं हम लोग। सी दिस इज ऐसे इस तरफ बढ़ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हुए, दिस इज हेलिकेज। अब ये हेलिकेज का काम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हुए आगे जा रहा है, तो आपको इधर से रीड करना है। जैसे मैं यहाँ पे 5' यहां देखो ऐसा कुछ लिखा ना, टू अपोजिट, इसे कैसे पढ़ोगे आप, ये स्ट्रैंड को कैसे पढ़ोगे, 3' to 5' पढ़िए। क्यों, बिकॉज रेप्लिकेशन फोर्क या हेलिकेज इस तरफ मूव कर रहा है, हेलिक्स को सेपरेट कर रहा है। और इसे क्या पढ़ोगे, दिस वन इज 5' to 3', ये जो स्ट्रैंड है 5' to 3' है, ये स्ट्रैंड जो है 3' to 5' है। So first point, helicase is breaking the hydrogen bonds and it is requiring ATP. ATP डिपेंडेंट है, उसको बहुत एनर्जी चाहिए, इसलिए पूरा का पूरा डीएनए एक साथ सेपरेट नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा सेपरेट करते हो जाएगा। सो हेलिकेज एटीपी डिपेंडेंट है। इसका नाम क्या बताइए, देखिए अनवाइंडिंग, हेलिक्स को अनवाइंड कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, अनजिपर भी बोल सकते हो गया, ऐसे सेपरेट करते हुए आगे बढ़ रहा है।
हेलिकेज हो गया। अब सर जब अनवाइंडिंग हो गया तो स्ट्रैंड्स फिर से जुड़ भी सकते हैं, रिवाइंडिंग हो सकता है। उसे प्रिवेंट करने के लिए देखिए टेट्रामर आ गया, एसएसबीपी नहीं होगा एनसीईआरटी में, आपको लिखना पड़ेगा सिंगल स्ट्रैंड को बाइंड करने वाले, मतलब इधर भी आ जाएंगे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। आगे सिंगल स्ट्रैंड को बाइंड करते हो, मतलब वो जो सेपरेट हुए थे उसको होल्ड करके रखिए। द पॉइंट, द फंक्शन ऑफ एसएसबीपी इज व्हाट सर, टेट्रामर के फॉर्म में आ गया, रीवाइंडिंग प्रिवेंट करेगा। ये था हेलिक्स, अलग हो गया, फिर से रीवाइंड हो सकता है। सो हु इज प्रिवेंटिंग दैट? एसएसबीपी, नोट डाउन दैट। और एक बात, जैसे अभी हेलिक्स अलग हो गया, यहां देखिए ऐसे opposite to replicate, this is replication fork, now see opposite to replication fork, ऐसे टेंशन क्रिएट होगा। अब इस टेंशन को रिलीव करना है बिकॉज सुपर कॉइलिंग हो गया, opposite to replication fork, a tension created, super coiling created, so टोपोआइसोमेरेज आएगा, ऐसे काटेगा हेलिक्स को, जो डीएनए स्ट्रैंड है, कॉइल्स जो है कम कर देगा। कॉइल्स कम होगा तो टेंशन कम हो जाएगा ना। अभी देखो इसमें 3-4 कॉइल्स है, कट हो गया तो फिर 2 कॉइल हो गया, 3 था 2 हो गया। सो इन दिस वे यहां पे क्या करेगा, ऐसे आ जाएगा, कट क्रिएट करेगा। सो याद रखिए ये भी एनसीईआरटी में नहीं होगा। टोपोआइसोमेरेज का फंक्शन क्या है? TP1 TP2, स्पीड अप करना पड़ेगा मुझे, राइट सर, वीडियो लेंथी होगा बिकॉज बहुत सारे इंफॉर्मेशन कवर करना है। तो TP1 TP2 क्या है? टोपोआइसोमेरेज 1 टोपोआइसोमेरेज 2, ये क्या करते हैं सर, ऐसे स्ट्रैंड को काटते हैं। TP2 का मतलब दोनों स्ट्रैंड में काटेगा, 2 कॉइल कम कर देगा। TP1 एक स्ट्रैंड में काटेगा, 1 कॉइल कम कर देगा, टेंशन रिलीव कर देगा। आ गया समझ में? एंड इन प्रोकैरियोट यू कैन कॉल इट एज डीएनए गायरेज। नोट डाउन, डीएनए गायरेज प्रोकैरियोट में टोपोआइसोमेरेज की तरह काम करता है, टेंशन को रिलीव करता है। आ रहा है समझ में आ रहा है, राइट सर। आपको जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या इवन आप टेलीग्राम चैनल श्रवंस बायोलॉजी को फॉलो करो, वहां पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो कुछ डाउट्स है तो। चलिए अभी बता दिया मैंने टोपोआइसोमेरेज, सब कुछ रेडी है, अभी सब कुछ रेडी है। हेलिकेज अपना काम कर रहा है, एसएसबीपी अलग कर दिया, ठीक है, टोपोआइसोमेरेज टेंशन रिलीव कर रहा है। अब अपना बॉस आ जाएगा। अपना बॉस कौन है सर? अपना बॉस कौन है यहाँ पे? मेन एंजाइम, चीफ एंजाइम कौन है? डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, सो द मेन एंजाइम इज व्हाट सर? डीएनए पॉलीमरेज। यहां लिखूंगा मैं डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा। 2 स्ट्रैंड्स है ना, तो फिर 2 डीएनए पॉलीमरेज चाहिए हमें। तो ये देखिए ऐसे अभी के लिए ऐसे 2 डीएनए पॉलीमरेज बना दिया मैंने भाई। लेकिन इसका बहुत नौटंकी है, डीएनए पॉलीमरेज का बहुत नौटंकी है, इसको रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है। हाँ बॉस तो है, रिक्वायरमेंट क्या है? ये डायरेक्टली रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता है बिकॉज इसको हमेशा, नोट डाउन दिस पॉइंट, इसको हमेशा फ्री OH चाहिए, 3' OH की जरूरत है, तभी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड लेके आएगा फिर फास्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म कराएगा। सो फ्री OH इज रिक्वायर्ड, फर्स्ट कंडीशन याद रखो। नेक्स्ट वन, इट विल एक्ट इन अ 5' to 3' डायरेक्शन ओनली। ये भी सबसे, देखिए इसका रिक्वायरमेंट देख रहे हो आप, 5' to 3' डायरेक्शन में, जो 5' 3' बन रहा है स्ट्रैंड ओरिएंटेशन जानते हो ना, उसी डायरेक्शन में जाएगा, नहीं रिवर्सल में पॉसिबल नहीं है। इट कैन नॉट इनिशिएट, इट कांट इनिशिएट रेप्लिकेशन, दिस इज द रीजन व्हाई इट कैन नॉट इनिशिएट रेप्लिकेशन। तो इसके रिक्वायरमेंट्स है, फ्री OH की जरूरत है, 5' to 3' में ही काम करेगा, इसलिए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करेगा। आया समझ में? कोई बात नहीं, इतना नौटंकी के बाद भी इसको हेल्प करने के लिए दोस्त है इसके पास। सो अब आ जाएगा प्राइमर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट एंजाइम याद कर, RNA पॉलीमरेज आएगा, ठीक है। अब आएगा RNA पॉलीमरेज, उसका नाम क्या है? RNA प्राइमेज। मैं कहीं लिख देता हूं, जस्ट अ मिनट, यस यहां लिख देता हूं, एंजाइम का नाम क्या है? RNA पॉलीमरेज, एग्जैक्टली दैट इज RNA प्राइमेज। ये क्या करता है सर? एक छोटा सा RNA प्राइमर बना देगा। RNA प्राइमर में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? लगभग 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन मैंने बोला RNA, मतलब यहां पे क्या होगा? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। सो ये क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है किसे? डीएनए पॉलीमरेज को। प्राइमर आ गया, RNA बाद में हट जाएगा बिकॉज डीएनए का सिंथेसिस में RNA न्यूक्लियोटाइड्स का क्या रोल है? निकल जाएगा। 1 and 2 का वही काम है, पॉल 1 पॉल 2, इवन 3 भी इसका ख्याल रखता है। सो लेट अस सी, प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। तो याद रखते हैं हम, अभी आगे जाते हैं सर। चलो प्राइमर आ गया, विच दिस इज 3' एंड मींस अपोजिट स्ट्रैंड इज 5' एंड ये देखिए ये आपका प्राइमर है। 1 2 3 4 ऐसे 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड। अब ये 5' होगा तो इधर क्या होगा? 3' OH होगा, ओके।
सो नाउ डीएनए पॉलीमरेज आएगा, हाँ सब कुछ रेडी है भाई आपके लिए, आप आ जाओ। तो मैं डीएनए पॉलीमरेज हूं, समझो अभी नौटंकी मैं ही कर रहा हूं ना, हाँ तो ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज मैं हूं, मैं आ जाऊंगा, मुझे सब कुछ कंडीशंस फेवरेबल है, हेलिकेज, एसएसबीपी, प्राइमर सब कुछ आ गया, एडेनिन है तो थायमिन लेके आ जाऊंगा, पीडीबी फॉर्म करा दूंगा, ग्वानिन है इधर, साइटोसिन, पीडीबी, जो भी होगा ऐसे मैं क्या करता रहूंगा सर, कंटिन्यूअसली स्ट्रैंड बनाता जाऊंगा। यस सर, मैं लगातार डीएनए स्ट्रैंड बनाता जाऊंगा, बिकॉज मेरा डायरेक्शन क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्या मुझे वो डायरेक्शन मिल गया फिर? यस, ये देखिए मुझे डायरेक्शन मिल गया, दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम। तो जैसे जैसे हेलिकेज आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये स्ट्रैंड बनता जाएगा, इसीलिए इसको मैं बोलूंगा लीडिंग डॉटर स्ट्रैंड। इसे क्या बोलूंगा? लीडिंग डॉटर है, डॉटर स्ट्रैंड है ना, लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग डॉटर स्ट्रैंड, या इसी को बोलो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। तो नोट डाउन दिस पॉइंट, नोट डाउन दिस पॉइंट। ऑन टेम्पलेट 3 प्राइम टू 5 प्राइम the daughter strand synthesis is continuous because this is 5 prime to 3 prime and this strand is named coding leading daughter strand या leading strand, even continuous strand बोल सकते हो। आया समझ में? नोट कर लिए? यस सर। अब नेक्स्ट स्ट्रैंड पे और एक पॉलीमरेज चाहिए, मैं ही पॉलीमरेज हूं बोला, दो अलग अलग पॉलीमरेज होते हैं, यहाँ एक्स्ट्रा वन है, यहाँ एक्स्ट्रा वन है, सर आ गया, यहाँ पर भी उसको सेम रिक्वायरमेंट है। देखिए यहाँ प्राइमर ऐड हो जाता है, ठीक है, प्राइमर ऐड हो गया, तो ये आपका 5 प्राइम है, मतलब इधर 3 प्राइम OH होगा एंड ये 5 प्राइम होगा। चलो मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ, एडेनिन है, थायमिन लेके आऊंगा, ग्वानिन है, साइटोसिन लेके आऊंगा। सो इन दिस वे मैं देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में काम करता हूं ना, तो मैं इधर जाऊंगा, यस सर मैं इधर जाऊंगा यहां तक, अरे यहां तो स्ट्रैंड हो गया, मतलब इतना सिंथेसिस कर दूंगा मैं। नेक्स्ट पॉइंट, सर ये तो लगातार सिंथेसिस होता जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बट यहाँ स्पेस आ गया, तो स्पेस आ गया तो भाई साहब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ये स्पेस को फिल करने के लिए और एक प्राइमर चाहिए, ठीक है, यहाँ फिर से प्राइमर आएगा, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा अपना एक्टिविटी, मैं पॉलीमरेज हूँ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम में काम करूंगा, फिर हेलिकेज आगे गया, फिर एक प्राइमर ऐड होगा, फिर सो नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए विच इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, on one strand of the DNA 5 prime to 3 prime, उसके ऊपर number of primers required, maximum number of primers required, because इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो इधर, इसको तो दिक्कत नहीं है, सो ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, लीडिंग स्ट्रैंड, ये इस तरफ जा रहा है ना, इसलिए नंबर ऑफ प्राइमर्स ज्यादा चाहिए, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो इसे हम बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, इसे बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग डॉटर स्ट्रैंड, या इसी को डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलिए। और ये जो फ्रैगमेंट्स के फॉर्म में बन रहा है, ओकाजाकी साइंटिस्ट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, इसमें 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। इन दिस वे वन इज लीडिंग, अनदर वन इज लैगिंग, वन इज कंटिन्यूअस, अनदर वन इज डिसकंटिन्यूअस, ऐसे याद रखिए। अभी आपको किसी ने पूछा, अनदर इंपॉर्टेंट टर्म, अभी पूछा, किसी ने पूछा आपको, अरे डीएनए सिंथेसिस कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, उनको बताओ, जिसने भी पूछा सेमी डिसकंटिन्यूअस, सेमी डिसकंटिन्यूअस, क्यों? यहां कंटिन्यूअस है, यहां डिसकंटिन्यूअस, तो सेमी डिसकंटिन्यूअस बोल दो। ये भी पॉइंट समझ में आ गया। अब सर आपको डाउट आएगा, दिस स्ट्रैंड इज कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड, ओके सर, बट व्हाट अबाउट द गैप्स हियर? ओकाजाकी के बीच में गैप्स है, अनदर एंजाइम कम्स दैट इज डीएनए लाइगेज, लाइगेज आएगा, ये गैप्स को ऐसे फिल कर देगा, ये गैप्स को ऐसे फिल कर देगा, तो हो गया फिर। और एक बात ऑलरेडी बताया, दिस ऑल आर आरएनए प्राइमर्स, वो भी हट जाएंगे, प्राइमर रिमूवल एक्टिविटी याद रखो, डीएनए पॉलीमरेज 1 आ जाएगा, ऐसे प्रोसेसिव एंजाइम्स है। इवन पॉलीमरेज 3 के पास भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होता है, तो ये एक्यूरेसी होता है सर, नहीं तो म्यूटेशन हो जाएगा ना। सो इन दिस वे ये जो गैप्स फिल किए करने के लिए लाइगेज आता है, ये जो भी गैप है उसको कैसे फिल करता है? फास्फोडाइस्टर, ये एक सेगमेंट है, ये और एक सेगमेंट है, दोनों के बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करने में, पीडीबी फॉर्म करने में किसका रोल है? लाइगेज का रोल है। आया समझ में? राइट सर। सो ये था आपका इंपॉर्टेंट एंजाइम के बारे में कि भाई जो जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है मैं यहाँ पे बता दिया। अभी और एक बात, यहाँ पे इस फिगर को आप समझो, ये देखिए ये एनसीईआरटी फिगर है, ठीक है। तो सपोज मैं इसको बोलूं ये आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है, तो देखो ये 5 प्राइम है, तो डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए कंटिन्यूअस है। ये देखिए ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ऐसा कुछ समझो, नहीं इधर से उधर जा रहा है ना, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सो दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम कंटिन्यूअस, और
इफ दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम ना, तो इधर इस तरफ आ रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड है। दिस इज एनसीईआरटी फिगर। अब यहाँ पे टेम्पलेट है, ये देखिए प्राइमर है, ये प्राइमर है, आके ऐसे फ्री ओएच देगा, फ्री ओएच मिल गया, प्राइमर की वजह से फ्री ओएच मिला, देन एडेनिन है तो थायमिन आ जाए, ग्वानिन है तो साइटोसिन, ऐसे पॉलीमरेज अपना एक्टिविटी दिखा सकता है। ये फिगर से समझ सकते हो एग्जैक्टली, दिस इज टेम्पलेट, दिस इज प्राइमर, फ्री ओएच देगा, फिर वे हट जाएगा तो फिर पीडीबी के साथ डीएनटीपीस ऐड हो जाते हैं। सो मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूं, फाइनल वन, ठीक है, सब लोग अच्छे से समझो। फर्स्ट में कौन सा एंजाइम की बात किया, हमारा जो बॉस है पॉलीमरेज 3 है, या आप डीएनए पॉलीमरेज याद रखो, स्पीड एक्यूरेसी डन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ओरिसाइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रॉ मटेरियल्स डीएनटीपीस, 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, डीएटीपी, डीसीटीपी, टीटीपी, डीजीटीपी, स्पीड एक्यूरेसी हो गया, 2 पॉइंट्स हो गया। थर्ड पॉइंट फिर हेलिकेज आएगा, हेलिक्स को ब्रेक, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किया, क्रिएट हुआ वाई शेप, रेप्लिकेशन फोर्क, अपोजिट टेंशन रिलीव करने के लिए टोपो आइसोमरेज। हेलिकेज एटीपी डिपेंडेंट है, ऐसे आगे जाएगा, हेलिक्स को सेपरेट करेगा, एसएसबीपी रीवाइंडिंग को प्रिवेंट करेगा। Then 2 polymerases on 2 DNA strands, 2 daughter strands are synthesized, one is continuous, another is discontinuous. Ligase आके जोड़ देगा ओकाज़की फ्रैगमेंट्स एंड ऑल। और ये सब डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है सर, एस फेज। रेप्लिकेशन हो गया, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, यस सर, डीएनए कंटेंट ज्यादा होगा, सो दैट इज पॉलीप्लॉइडी हो सकता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड रेप्लिकेशन प्रोसेस, यस सर, सब समझ में आ गया, नहीं आता है तो भी पूछते रहिए, डाउट्स पूछना चाहिए आपको। थैंक यू, धन्यवाद।